हेलो बच्चा लोगों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी। आप सोच रहे होंगे अभी सेशन शुरू भी नहीं हुआ है, सर पहले पेपर पैटर्न डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए हैं। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जानिए क्यों। एक्चुअली हुआ क्या कि 2018 में सभी स्टेट बोर्ड्स में एनसीईआरटी लागू कर दी गई, लगभग सभी में। कुछ स्टेट बोर्ड सभी हैं, जैसे बिहार, वहां एससीईआरटी वो अपना पुराना पैटर्न भी मान रहे हैं, वो पुराने चैप्टर्स में। एनसीईआरटी जो नया पैटर्न है वो सभी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी सब में एक तरफ से सबको दे, भाई अब तुम यही पढ़ाओगे सब लोग, ठीक है। एनसीईआरटी लागू होने से पहले क्या था कि पेपर का पैटर्न एकदम अलग लेवल पे था। उस समय अलग तरह का पेपर बनता था, अलग तरह के क्वेश्चंस आया करते थे। लेकिन 18 के बाद एक ही साल 19 में पेपर हो पाया, 20, 21 कोविड भी चला गया, और उसके बाद जब पेपर हुआ 22 में, जब पेपर हुआ 23 में, और जब पेपर हुआ 24 में, पिछले 3 सालों से फिजिक्स में हर साल ऐसा कैसे हो जाता है कि हर तरफ रोना शुरू हो जाता है कि पेपर कठिन था, पेपर कठिन था, पेपर कठिन था। एक साल हो सकता है, मैं मान लेता हूं, ठीक है। कंपेरेटिव होता है ना, हर सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाता है। भाई फिजिक्स ही क्यों कठिन हर बार हो जा रही है, मैथ्स क्यों कठिन नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री क्यों कठिन नहीं हो रहा है, बायो क्यों कठिन नहीं हो रहा है, हर बार फिजिक्स का ही रोना क्यों होता है कि पेपर कठिन था, पेपर कठिन था, ठीक है। पिछले 3 सालों से आप देख लीजिए, हर बार यही होता है कि पेपर कठिन था। इसका मतलब है कि अगर हम ये देख रहे हैं कि पेपर कठिन था, तो हम जब शुरू हो रहा है सेशन तब उस लेवल की पढ़ाई स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में चूक हो रही है, जिसकी वजह से हमें साल के लास्ट में बोलना पड़ रहा है पेपर कठिन था। ये हो रहा है, ठीक है। इसका बेसिक रीजन मैं आपको बताता हूं। जो भी स्टेट बोर्ड के टीचर्स हैं वो अभी भी वही पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। जैसे यूपी बोर्ड की बात करूं तो यहाँ पे एक बुक है जो यूपी बोर्ड की भगवान है फिजिक्स में, यूपी बोर्ड के टीचर्स के लिए, कुमार मित्तल। तब भी चल रही थी, आज भी वही पढ़ना है, वही पढ़ाना है, कुछ अपग्रेड नहीं करना है। कुछ टीचर्स को तो मैंने यहां तक देखा है, मतलब कई टॉपिक कट गए हैं, उनको पता ही नहीं है, वो भी पढ़ाए जा रहे हैं। कई एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं, वो कभी पढ़ाते ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है क्या है, वो उनको पुराना ही अपना पढ़ाना है। और जब वो प्रिपरेशन हो भी नहीं पाती एग्जाम तक, ऑब्वियस सी बात है पेपर एग्जाम में जब आएगा आपके क्वेश्चन छूटेंगे, फिर एक ही बात होगी पेपर कठिन था इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। ये हर साल क्यों हो रहा है, कुछ तो रीजन होगा। एक साल होता है चल जाता है, 2 साल होता है चल जाता है, पिछले 3 सालों से हर बार ये क्यों हो रहा है कि फिजिक्स का पेपर कठिन था, कठिन था, कठिन था, कठिन था, कठिन था। ऐसा हो क्या रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको बेसिक बात समझाता हूं। आप ये समझ लीजिए, उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, उसके पेपर के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना शुरू करिए। एक साल बाद आप ये नहीं कहेंगे कि पेपर कठिन था, ठीक है। आप उस लेवल की तैयारी करके जाएंगे। आप समझिए, पहले मैं आपको बताता हूं पेपर के पैटर्न में कैसे क्वेश्चंस फिजिक्स के पेपर में बनते हैं, कौन कौन के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को कैटेगराइज किया गया है। मेरे अपने हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से, ऐसा कोई पेपर का पैटर्न नहीं है, ये मेरी समझ है कि कब पेपर को कठिन कहा जाता है, कब पेपर को आसान कहा जाता है, ठीक है। जब से एनसीईआरटी लागू हुआ है तब से क्या चेंज हुआ है मैं आपको वो समझाता हूं, किसकी वजह से लोगों को पेपर कठिन लग रहा है मैं आपको वो समझाता हूं, ठीक है। देखिए फिजिक्स में जो पेपर बनता है उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें आपसे कंप्लीट थ्योरी पूछी जाती है। कूलाम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताइए, इसका सूत्र लिख दीजिए, उसका व्यंजक लिख दीजिए। ये एकदम सरल प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो एकदम सीधा आप पढ़े हैं और आपको मतलब ये जानकारी वाले प्रश्न होते हैं, है ना। किस पे बेस्ड होते हैं ये जानकारी वाले प्रश्न होते हैं। आपको पता ही नहीं पता है, आपको याद ही नहीं याद है, सिर्फ जानकारी वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। सिर्फ किसके बेस्ड होते हैं, ये जानकारी वाले प्रश्न होते हैं, जानकारी वाले। मैं इनको कहूंगा कि ये जैसे जीएस होता है ना, कोई भी वनडे एग्जाम या कोई भी सिविल परीक्षा, कोई भी, ये जीएस है, एक तरह का फिजिक्स का जीएस है ये, ठीक है। आपको सूत्र पता है, आपको मात्रक पता है, याद ही तो करना है ना, जानकारी तो रखनी है। इसमें कौन सा तोप मार रहा है, इसमें फिजिक्स तो है ही नहीं, ठीक है, बस जान गए आप, हो गया, ठीक है, याद कर लिया आपने एज ए जीएस, ठीक है। ये वो वाले प्रश्न होते हैं, पहले इनकी भरमार बहुत ज्यादा हुआ करती थी पेपर में, ठीक। दूसरा प्रश्न होते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी को चेक करता है, आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच को चेक करता है, ठीक है। आप कितना मैथमेटिक्स अच्छा लगा सकते हैं, आपकी अप्रोच क्या है आंसर तक पहुंचने की, वो चेक करता है। दूसरा होता है डेरिवेशन, ठीक है। तीसरे टाइप के प्रश्न होते हैं जो एनालिटिकल प्रश्न होते हैं, ठीक है, वो होते हैं न्यूमेरिकल
और जो चौथे टाइप का प्रश्न आपका बनता है वो होता है कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल लेके आया आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि चारों प्रश्न कैसे होते हैं, ठीक है। ये वाले प्रश्न जब आ गए ज्यादा, ये और ये डेरिवेशन मिला करके जब पेपर बन जाता है, जब 70% ये हो जाता है और 30% ये हो जाता है, और इसमें से भी ये वाले प्रश्न कम रहते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड, ये वाले ज्यादा रहते हैं फॉर्मूला बेस्ड, तो हम कहते हैं पेपर आसान था, ठीक है, जो 2018 पहले बना करते थे, ठीक है। 2000 ये तो अभी क्योंकि यूट्यूब अभी इतना आ गया ट्रेंड में कोविड के बाद, इसलिए यूट्यूब पे हल्ला हो रहा है। इसके पहले 2018 का सेट आप उठा के देखिए, ठीक है। उस समय जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था, उस समय ऑफलाइन में हल्ला था, पेपर बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। अब 18 का सेट उठा के देख लीजिए, ठीक है। उस समय से हल्ला स्टार्ट हो चुका है, पेपर बहुत कठिन आया है। और 5 साल से 5, 18, 19, 22, 23, 24, 5 साल पेपर हो चुके, अभी तक लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हर साल पेपर कठिन कैसे हो सकता है। पेपर कठिन नहीं आ रहा है, आप उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो चेंज आ जाएगा, तो बेहतर हो जाओगे, सुधर जाओगे। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो चेंज नहीं होगा, तो सुधार नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी एक्सेप्टेंस की है आजकल। वो कभी भी अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और जब एक्सेप्ट नहीं होगी तो कभी सुधरेगी नहीं कमी, ठीक है। वो कमी हमेशा कैरी ऑन करके लेके चले जाएंगे वो, ठीक। समझिए, पेपर का पैटर्न समझिए, ठीक, बातें होती रहेंगी। तो जब ये चीजें हो जाती है, 70-30 बल्कि 75-25 ज्यादा हो जाता है, तो हम कहते हैं पेपर आसान लेवल का पेपर है, ठीक है। अब अगर यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए, अगर इसका वेटेज थोड़ा सा कम होता है, इसका वेटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, से दैट 50 to 60% के बीच में हो जाता है, और इसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, 40 से 50% के बीच हो जाता है, तब हम कहते हैं कि पेपर मॉडरेट लेवल का है। मतलब थोड़ा ज्यादा आसान भी नहीं, ज्यादा कठिन भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, लेकिन पेपर अपने से हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसी पेपर में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स ज्यादा हो जाते हैं, इनका रेशियो 50% तक हो जाता है, ये वाले कम हो जाते हैं, ये सब कम हो जाते हैं, तब हल्ला शुरू हो जाता है कि पेपर कठिन था। और आप बात मान लीजिए, एनसीईआरटी के कभी भी आप क्वेश्चंस उठा के देखिए, जो उसके पीछे दिए 8-10 ठो, वो 10 क्वेश्चन है, लेकिन आपका दिमाग खोल के रख देंगे पूरे चैप्टर के बारे में। अब बाकी जो रिफ्रेशर किताबें आती हैं, आप उसके 50 क्वेश्चन लगा डालिए, आपको फील नहीं आएगा, आपको मजा नहीं आएगा, आपके दिमाग के साथ वो मतलब एनर्जी दिमाग की नहीं खुलेगी जो एनसीईआरटी के 10 सवालों में खुल जाएगी। आप करके देखिए, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मैथ में एनसीईआरटी काफी आसान क्वेश्चन मैथ्स में, ठीक है। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फिजिक्स में हर साल हल्ला होता है, पेपर कठिन है, सिर्फ फिजिक्स में होता है हल्ला, ठीक है, इसीलिए मैं फिजिक्स की स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो यहां पर अगर ये जब क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं ना, अप टू 50% हो जाते हैं, तभी प्रॉब्लम आती है पेपर। और अब ये हर साल होगा, ठीक है। इस साल किसी किसी पेपर में डेरिवेशन 1 था, किसी किसी में 2 था, और किसी किसी में 0 डेरिवेशन आया हुआ, जबकि आप पिछले साल के पेपर उठा के देखें, 2, 3, 5 साल कोविड के पहले के पेपर आप उठा के देखोगे तो उसमें डेरिवेशन 4-5 हुआ करते थे, आप उठा के देखिएगा, ठीक है। मैं पूरा एनालिसिस करके तब लेकर के आया हूँ आज, ये समझाने आया हूँ कि 1 साल बाद की प्रिपरेशन में आज कराने आया हूँ कि 1 साल बाद आपको नहीं रोना है कि पेपर कठिन था, आपको आज समझना है कि पेपर कठिन क्यों लगने लगता है, ठीक है। क्या पढ़ना है कि पेपर हमको कठिन ना लगे, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन का स्टेटस अब रह गया, मतलब डेरिवेशन लगभग खत्म किया जा चुका है, और इस बात का हमें हिंट मिल जाना चाहिए था, ठीक है। क्यों? मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। एनसीईआरटी ने इस साल 2 चैप्टर्स आपके व्यतिकरण विवर्तन केवल कहा कि इसके डेरिवेशन हमको नहीं पूछना है, हम केवल इसकी एनालिसिस पूरे प्रैक्टिकल की पूछेंगे। मतलब वो हिंट करना चाह रहा था कि अब डेरिवेशन पे आप फोकस करना बंद करिए, ठीक है। वो अगर हम अपने सिलेबस में कह दे रहे हैं कि इस टॉपिक की डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, हम मुंह से बोल रहे हैं बात को, तो हमको कहीं ना कहीं हिंट मिल जाना चाहिए कि मतलब डेरिवेशन की वेटेज थोड़ी सी कम हो रही है, थोड़ा इंपॉर्टेंस कम दिया जा रहा है उसको। और यही रीजन कि इस साल पेपर में भी, अगर मैं ये दोनों बात कनेक्ट करूं तो आप समझ में आएगा कि इस साल पेपर में भी डेरिवेशन नहीं आया,
कहीं 1, कहीं 2, कहीं 0 डेरिवेशन किसी भी सेट में, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की भरमार थी, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल की भरमार थी। सीधे जो सूत्र वाले होते हैं, जैसे मान लो F बराबर IBL साइन थीटा, एक सूत्र ऐसे लिख दिया, आप जानते नहीं जानते कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक सूत्र लिख दिया, इसमें I का मान दे दिया, B का मान दे दिया, L का मान, थीटा का मान दे दिया, बताओ F का मान क्या होगा। तो बहुत बेसिक सूत्र हो गया, सूत्र वाला क्वेश्चन हो गया। इनकी संख्या ना के बराबर कर दी गई और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई, न्यूमेरिकल की संख्या बढ़ा दी गई, कॉन्सेप्ट की संख्या बढ़ा दी गई। और जब हमें कोई जानकारी रट करके बतानी होती है, हमें पता होती है, तो आसान है हमारे लिए। लेकिन जब हमें उस जानकारी को प्रोसेस करके एक आउटपुट निकालना होता है, आजकल AI का जमाना है ना, AI का जमाना है, ठीक है। AI और गूगल में क्या फर्क है? गूगल में आप कीवर्ड डालते हो, ठीक है, आपको उससे रिलेटेड 75 वेबसाइट दे देता है, तुमको जो अच्छा लगे ढूंढ करके अपना छांट लो। उसने तुमको जानकारी दे दी, नॉलेज दे दी, ठीक है। AI क्या कर रहा है, चैट GPT क्या कर रहा है, जब उसको कोई प्रॉम्प्ट लिखते हो ना, तो गूगल जितने सर्चेस दे रहा है उन सब को प्रोसेस करके उनमें से एक जो सबसे बेहतर बन सकता है वो आउटपुट निकाल के रखता है। हम इंसानों और मशीनों में क्या अंतर है, जो अंतर AI अब दूर कर रहा है, क्या अंतर है? हम प्रॉब्लम्स को प्रोसेस कर सकते हैं, उससे आउटकम निकाल सकते हैं नए नए, जबकि कंप्यूटर को जो बता दिया गया वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, वो कोई नया आउटकम नहीं निकाल सकता था पहले। अब AI का जमाना है, अब ये हो रहा है, अब वो हमारी जानकारी को प्रोसेस कर रहा है। तब जब AI कंप्यूटर को, जब AI जब वो जानकारी प्रोसेस करना सीख रहा है, तो हम इंसान तो इसीलिए अलग ही थे मशीनों से कि हम जानकारी को प्रोसेस करके नया आउटपुट निकाल रहे थे, ठीक है। तो हम क्यों इसमें जूझे हुए हैं, हम क्यों इसमें जूझे हुए हैं? ऑब्वियस सी बात है, हमको तो यहां स्विच करना ही पड़ेगा ना, वरना कल को हमारे ऊपर डोमिनेट कर जाएगी AI, फिर हम इनके गुलाम हो जाएंगे। आज मशीनें हमारी गुलाम है, ठीक है। आप बात को हल्के मत लीजिए, मैं रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। यही वजह है कि हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल के वेटेज को बढ़ाया जा रहा है, हमारी सोचने की थिंकिंग को बढ़ाया जा रहा है। NCERT पहले से कर रहा है, कोई आज नई बात नहीं है। NCERT क्वेश्चंस आप पढ़िए, आपका दिमाग घूम जाता है, आपको सब कुछ पता होता है चैप्टर के बारे में, लेकिन क्वेश्चन में आप घूम जाते हो, आप कैसे लगेगा ये सवाल, ठीक है। आप करके देखिए, आपको समझ में आएगा। लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि भाई इसका जमाना खत्म हो रहा है, अब इसका जमाना आ रहा है, इस वजह से पेपर कठिन हो जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं एक सेट FY जो सबसे, मतलब बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि ये सबसे कठिन सेट था, हालांकि मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सब में है, इसमें ज्यादा थे, तो बच्चों को लगा ये ज्यादा कठिन पेपर है, तो वो कमेंट कर रहे थे, ठीक है। बाकी जगह पे मैंने देखे, और जब मैं आया बताने, कहा बच्चों का सर FY वाला उसमें क्वेश्चन अच्छे आए थे, लेकिन आप उन्हीं कमेंट्स को पढ़ें, बच्चों को अच्छे आए थे लेकिन हम करके आए हैं, ठीक है। हमारे पे ये कमेंट आए हुए थे, हमें सुन ये देख करके दिल को इतनी तसल्ली, इतना सुकून मिला है, ठीक है। आप वीडियोस देखें, पेपर एनालिसिस 2 वीडियोस जो मैंने बनाई है, एकदम बच्चों ने क्या, आप ही लोग कमेंट किए होंगे, खैर आपके सीनियर्स कमेंट किए होंगे, आप तो अभी नया प्रवेश कर रहे हैं, तो अभी 12th में जा रहे हैं आप लोग, तो आपके लिए है वो। उन्होंने कहा कि सर पेपर अच्छा था लेकिन हम करके आए हैं, है ना। ये चीज जो थी ना, पेपर लेकिन हम करके आए हैं, इसी ने सुकून दिया और इसी ने कॉन्फिडेंस दिया, जो मैंने वीडियो बनाया कि भाई देखो ये पढ़ाया है तब आया है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहे हैं हाँ भाई कि पढ़ाया है चीजों को, मैंने उसमें दिखाया। देखो ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए FY सेट का क्वेश्चन है। कहोगे सर इसमें क्या है, ये देखो पहला क्वेश्चन, प्रकाश व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। ये हो गया GS वाला जानकारी वाला प्रश्न, आप समझिए, इसी प्रश्न को आप मैं डिकोड करता हूं, ये GS वाला प्रश्न, जानकारी वाला प्रश्न है कि व्यतिकरण के बारे में आप कितना जानते हैं, बताइए, यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा, ये फॉर्मूला बेस्ड है, सीधे ये फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो फॉर्मूला लगाइए और अधिकतम परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए, I और 4I है, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, देखो एक ही क्वेश्चन में क्या कमाल पेपर बना हुआ है, ठीक है। एक GS वाला हो गया, फॉर्मूला वाला हो गया, 2 स्टेप्स आसान हो गए, ठीक है। 5 नंबर का सवाल था, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या कहा है कि जब इस तो मतलब इसी, ये जो सेकंड क्वेश्चन ना, इसी का पहला पार्ट है कला संबद्ध हो और कला असंबद्ध हो। अब ये जो कला संबद्ध वाला है और कला असंबद्ध वाला है, तो व्यतिकरण पढ़ाया जाता है तो टीचर बार बार बताता है कि कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, तो बच्चों अगर हाँ कला संबद्ध स्रोत होने तो व्यतिकरण होगा, ठीक है। तो पहले पार्ट में वो फॉर्मूला लगा करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, ठीक है।
लेकिन जब दूसरे सोर्स पार्ट की बात आएगी कि कला असंबद्ध स्रोत होता है तो क्या होता है, क्योंकि बार बार प्रोसेस क्या, उसको क्या बताया गया है बार बार, कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध, कला संबद्ध, जब कला असंबद्ध हो गया तो क्या होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्या आप, जब आपको ये बताया गया कि व्यतिकरण केवल कला संबद्ध स्रोत में ही होता है, कला असंबद्ध व्यतिकरण नहीं होगा, और व्यतिकरण नहीं होगा तो तीव्रता यूनिफॉर्म हो जाएगी हर जगह, है ना, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक ही प्रश्न में 3 तरह के सवाल बन गए, एक कॉन्सेप्ट वाला, एक कॉन्सेप्ट वाला, एक जानकारी वाला, और एक तुम्हारा सीधा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, ये पेपर का पैटर्न आ रहा है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए इस क्वेश्चन, कहां टच कर दे रहा हूं बार बार मैं, मुझसे कुछ टच हो जा रहा है बार बार कहीं पे। ये क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई, आज कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। इस क्वेश्चन में यहां पर प्रदर्शित चित्र दिखाया गया, प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रतिबिंब उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए, उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तब संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, अभी इतना दूर रखा गया है और कह रहा है प्रतिबिंब बनाओ। ठीक, केवल एक लेंस होता तो फॉर्मूला बेस्ड हो जाता, लेकिन 2 लेंस है। पहले इससे प्रतिबिंब बनाएंगे, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और जब दूसरे वाले वस्तु का कार्य करेगा तो यहां पे 2 स्टेप में इस कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा कि जब एक लेंस का प्रतिबिंब बनता है दूसरी लेंस के लिए वो वस्तु का कार्य करता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में लगेगा, है ना, और किरण आरेख किसी के बेस पे बनाना है। ठीक है, और लास्ट में कह रहा है यदि दोनों लेंस संपर्क दिया तो क्षमता क्या होगी। ये सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, है ना, संपर्क में सटा कर रख दिया जाए तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ये फॉर्मूला बेस्ड ऊपर वाला जो है ये फॉर्मूला में, मतलब मैं सीधे नीचे वाले लिख दिया, ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला पता है आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। क्यों, आप एक के लिए फॉर्मूला लगा दोगे, दूसरे लिए क्या करेंगे, हम अटक जाएंगे। हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पहला वाला प्रतिबिंब बनाएगा, वो प्रतिबिंब दूसरे वाले के लिए वस्तु कार्य करेगा, और इस वस्तु का प्रतिबिंब ये वाला लेंस बनाएगा। कहां बनाएगा, किरण आरेख उसके आगे कैसे जाएगा। जब मैं इसके लिए सॉल्व कर लूंगा कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है तब इसके आगे किरण आरेख बनाऊंगा मैं। अभी मुझे नहीं पता है ना, किरण आरेख इतना मुड़ेगा, इतना मुड़ेगा, इतना मुड़ेगा, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो जब सॉल्व कर लूंगा मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी 10, 20, 30, तब मैं उसके हिसाब से किरण आरेख बनाऊंगा, किरण आरेख कहां से बनना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, डायरेक्ट एक केवल लेंस होता तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, वो आसान सवाल हो जाता, लेकिन 2 लेंस लगा दिया, कॉन्सेप्ट यूज करवा रहा है तो ये कठिन सवाल हो गया बच्चों के लिए। ठीक है, समझते जाइए आप। ठीक, कैसे क्वेश्चन कठिन होता है, कैसे इजी हो जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए यहां पे ये क्वेश्चन है, अब पूर्ण ये क्वेश्चन का चित्रानुसार एक वर्णी प्रकाश किरण समकोणिक प्रिज्म 90 डिग्री ऐसे कुछ मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि यहां से ऐसे स्पर्श करते हुए ऐसे निकल जाती है, तो बताइए कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। अब लड़का कहेगा कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए हम अल्पतम विचलन पढ़े हैं, बट अल्पतम विचलन जैसा कोई चीज यहां यूज ही नहीं किया गया है, क्योंकि प्रिज्म में हमको अल्पतम विचलन पढ़ाया गया है। तो बच्चे को देख करके, अभी आप पढ़ोगे आगे तो आप भी देखोगे, उसको लगता है अल्पतम विचलन वाला सवाल है, ये उसको अल्पतम विचलन समझ में आता है, लेकिन एक्चुअल में ये सवाल अल्पतम विचलन का है ही, क्योंकि प्रिज्म में 2 ही चीज पढ़ के रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन है TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है ये। इसमें अल्पतम विचलन कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सूत्र नहीं लगने वाला, ये TIR पे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, और वो बात कैसे समझ में आएगी, वो बात ऐसे समझ में आएगी कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी तब यहीं पर ग्रेस कर गई, यहीं पे लेट गई। इसका मतलब है कि ये क्रिटिकल एंगल पे आपतित हुई है ना, ये कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है। ठीक, जबकि क्रिटिकल एंगल वाले क्वेश्चन जनरली इसी क्वेश्चन को ऐसे ना बना करके, मैं सेम चीज अगर ऐसे बना दूं तो बच्चा तुरंत समझ जाएगा ये क्वेश्चन किस चीज का है, क्यों मुझे ये काम करना है बस। ये प्रिज्म यहां कोई रोल नहीं प्ले कर रहा, जो रोल है आप समझिए इसी सरफेस का रोल है, बस इसी सरफेस का रोल है। ये प्रिज्म का रोल पता है क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए आपको कि क्या आप TIR समझ रहे हो कि आप इसको प्रिज्म का क्वेश्चन समझ रहे हो। ये प्रिज्म का क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, ये कमाल था इस पेपर का। ठीक है, ये आपको सोचने में मजबूर कर रहा है, आप सोचो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को ही डेवलप कर रहा है,
और ऐसे ही पेपर अब बनने वाले हैं, आप समझ लो फिजिक्स में। ठीक है, आप बिल्कुल भूल जाओ रट्टा मार स्टडी को, अब फिजिक्स में होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो हो रही थी अब वो खत्म होने वाली है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, मैं 2-3 लेकर के आया था सैंपल में आपको दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पे जनरली धारा मापी को जब क्वेश्चन बनता है तो वो एक सूत्र होता है, उस पर कैलकुलेट करने को आता है सूत्र वाला मान, कि आप कैलकुलेट करते हैं कितना शंट लगेगा या कितनी परास होगी। ठीक, ऐसे अगर क्वेश्चन बनता है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे अगर तो बच्चे, तो कह रहे 10% जाए मुख्य धारा का। अब ये पूरी तरह से घूम जाएंगे बच्चे टीचर कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों बना हुआ है, कैसे करेंगे इस सवाल को। ठीक, तो जिसने धारामापी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि हाँ भाई यहां पर आईजी जाएगी, बाकी करंट शंट लेकर के जाएगा आई माइनस आईजी, तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा इसका मतलब केवल 10% यहां जानी है और 90% इधर जानी है, मतलब ये इसका 90% होगा, मतलब ये इसका 10%। कैसे समझ सकते हो आप कि आई का 10%, आई का 90%, ये वहां से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने कराया है क्वेश्चन को, एग्जाम से पहले ही कराया था, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, इत्तेफाक की बात है। ठीक है, तो वो एक इत्तेफाक की बात है कि मैंने कराया और एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सीधे सूत्र वाला है ही नहीं। बच्चा सूत्र में परेशान रहेगा, सूत्र कैसे लगाएं, इसमें कैसे सूत्र लगाएं, लगेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन बिना किसी सूत्र का है, टॉपिक सिलेबस में है, सूत्र सिलेबस में है, लेकिन उस सूत्र से क्वेश्चन लगना ही नहीं है। ये क्वेश्चन का अलग अलग तरीका एकदम लगाने का, अलग तरीका इसको सोचने का है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सर्किट का क्वेश्चन है। ठीक है, कि आप स्विच को बंद कर देंगे तो बंद करने के तुरंत बाद और बंद करने के काफी समय के बाद बताओ इसमें धारा कितनी आएगी, दोनों में I1 I2। अब बच्चा कहेगा बल्ब घर में जला दिए, तो जला दिए है ना, बल्ब जला दिए, बल्ब जल गया, अब जलता ही रहेगा, चाहे तुरंत बात करो चाहे 10 मिनट बाद बात करो, बल्ब तो जलता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ चीजें होती हैं, जैसे कंपोनेंट्स, यहाँ पे इंडक्टर लगा है या कैपेसिटर लगा है तो प्रभावित करता है। जैसे आप कोई एलईडी को जलाते हो, शायद आप कभी ऑब्जर्व करिए, स्विच दबाने के कुछ देर बाद जलती है वो, आप देखिएगा, इंडक्टर लगा होता है उसमें। ठीक है, कैपेसिटर लगा होता है उसमें, वो सब खेल करता है अंदर। ठीक, तो ये कुछ वैसे टाइप का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला कि स्विच को दबाते ही तुरंत क्या होगा, तो तुरंत ही धारा नहीं बहने देगा, इसमें पूरी धारा चली जाएगी। कुछ समय बाद क्या होगा, तो कुछ समय बाद दोनों में धारा बहेगी। ये कॉन्सेप्ट पता है बच्चे को तो सवाल लगा लेगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ही नहीं, ये पूरा पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट पता है तो ऐसे कई सवाल हैं, मैं आपको कितने दिखाऊं। ठीक है, कुछ सवाल बस मैं इसे लेकर के चला आया था, बहुत सवाल है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न समझाने के लिए आया था कि क्या होता है कठिन पेपर का पैटर्न। तो याद रखिएगा कि कठिन पेपर का मतलब जिसको लोग कहते हैं ये कठिन पेपर है, उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स वाले प्रश्न। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं भी होंगे तो प्रश्न छोटे कॉन्सेप्ट वाले आ जाएंगे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको क्वेश्चन बता पाओगे, वरना आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, आपको थ्योरी कितनी पता हो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उससे आंसर निकालना पड़ेगा। मैं बार बार इस बात को क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यही फ्यूचर है, आने वाले समय में ऐसे ही फिजिक्स का पेपर बनने वाला है। ठीक है, तो अब आप आई थिंक समझ के होंगे कि आपको पूरे साल फोकस किस चीज पे करना है। ठीक है, फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होने वाला है, थ्योरी याद करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप पेपर पास हो जाओगे लेकिन बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको इधर फोकस करना पड़ेगा, इस लेफ्ट पार्ट पे। अब वेटेज कम होता जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैंने कहा पढ़ाया शुरू ही करना है आपको। ठीक है, बहुत इंतजार करवा लिया आप लोगों को, तो क्यों ना पहले आपको ये समझा दे कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको मुझसे नहीं भी पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी बात नहीं समझ में आती है तो जहां भी पढ़ेंगे बस ये ध्यान रखिएगा कि कहीं आपको फिर से बहकाया तो नहीं जा रहा है पूरे साल। आपको आसान पढ़ाया जाए, ये पढ़ने में बच्चों को मेहनत लगती है ना, समझने में मेहनत लगती है, ये बच्चे को मजा आती है। बता दो ओम का नियम क्या है, बता दो कूलॉम का नियम को, बता दो मात्रक क्या है, अरे हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दे बता दो कि हाँ ये धन आवेश ऋण आवेश है। ठीक है, तो इनके बीच आकर्षण होगा, विपरीत आवेश है तो दोनों सेम तरह के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण होगा। तो बहुत तरह के एग्जाम्पल लड़के लोग दे देख पढ़ाते हैं इन चीजों को। ठीक है बच्चों, हाँ बढ़िया बढ़िया सर पढ़ा, बहुत मजा आ गया। ठीक है, कई एग्जाम्पल मतलब बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख पढ़ाते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो हाँ बहुत मजा, ये सर पढ़ाते हैं, लगता है आपस में कोई बंदा पढ़ा रहा है, बहुत मजा आ रही है। पेपर देने जाता है तब समझ में आता है अरे यार मजा तो खूब आई थी लेकिन यहाँ फुल सजा मिल रही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी से भी पढ़िए बस इतना ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जा रहे हैं कि नहीं कराए जा रहे हैं, तभी आपका भविष्य सुधर सकता है। वरना मिलते हैं क्लास में, तब तक को बाय बाय एंड गुड नाइट।